हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ भारत का एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क। ठीक फ्रेंड्स, ये रामशरण शर्मा की सीरीज चल रही थी, तो उसका चैप्टर नंबर 30 है, 30 नंबर का चैप्टर है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख लें। ठीक फ्रेंड्स, 29 चैप्टर करा दिए हैं और आज हम देखेंगे 30वां चैप्टर, और इसमें हम देखेंगे भारत का एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखते हैं भारत हड़प्पा युग से ही। ठीक फ्रेंड्स, भारत की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत हड़प्पा युग से ही एशियाई अपने एशियाई पड़ोसियों के संपर्क में बनाए रहे। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि भारत की बात हो रही है जब हड़प्पा युग चल रहा था, तो हड़प्पा युग से ही अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ संपर्क बनाए रहे। ठीक फ्रेंड्स, या टच में रहे। भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुंच गए, जहां ईसा पूर्व लगभग 500 वर्षों तक उन व्यापारियों की मोहरें पाई गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये तो बात होगी अपने पड़ोसी आई और मेसोपोटामिया तक पहुंच गए थे। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, ईसा पूर्व तीसरी सदी में। ठीक फ्रेंड, ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। अशोक ने, ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत वगैरह भेजे होंगे श्रीलंका, वो बात बताई जा रही है। ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदी में छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना। ईसवी सन के आरंभिक सदियों में, ठीक फ्रेंड, ईसवी सन के आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बर्मा था आधुनिक म्यांमार में हुआ। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया। ठीक फ्रेंड्स, जो बर्मी लोग थे यानी कि बर्मा के लोग, उन्होंने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया और बौद्ध की आराधना में अनेक मंदिर की प्रतिमाएं बनवाई। ठीक फ्रेंड्स, और बौद्ध की पूजा वगैरह के लिए इन्होंने अनेक मंदिर वगैरह बनवाए होंगे, उसकी बात बताई जा रही है। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल से ही कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश दे रहे थे। ठीक फ्रेंड, कनिष्क की बात हो रही है कि कनिष्क के काल में भी कुछ भारतीय धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और उपदेश वगैरह देते होंगे। उस टाइम चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। ठीक फ्रेंड्स, पहले चीन गया, फिर कोरिया गया और फिर कोरिया से जापान। चलिए आगे देखते हैं भारतीयों ने। ठीक फ्रेंड्स, भारतीयों ने रेशम उपजाने की कला या कौशल। ठीक फ्रेंड्स, भारत ने रेशम उपजाने की कौशल चीन से सीखा और चीनियों ने बौद्ध कला भारत से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि भारत ने रेशम की कला कहाँ से सीखी थी, तो चीन से सीखी थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और भारतीयों ने बौद्ध धर्म की चित्रकला चीनियों को सिखाई थी और चीनियों ने रेशम की कला भारतीयों को सिखाई थी। आगे चलते हैं। प्राचीन प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो और महान केंद्र थे। ठीक है, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो और महान केंद्र थे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। अफगानिस्तान में बौद्ध की बहुत सी मूर्तियां और कई विहार मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरा था बेगमराम। ठीक फ्रेंड्स, बेगराम और बामियान। ठीक फ्रेंड्स, बेगराम और बामियान जो इस देश के उत्तरी भाग में है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ से देखेंगे, बेगराम में हाथी के दांत की कश्तकारी मशहूर थी। ठीक फ्रेंड्स, बेगराम में हाथी के दांत की कश्तकारी मशहूर थी, जिसमें जिसमें कुषाण काल के भारतीय कलाकार से समानता है। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें कुषाण काल की भारतीय कलाकारी की समानता है, मतलब ये कश्तकारी के लिए मशहूर था। कौन? हाथी के दांत की कश्तकारी के लिए मशहूर था बेगरामपुर। और जिसमें जो कुषाण काल के जो भारतीय के कलाकार की समानता, मतलब कुषाण काल के कलाकारों की तरह इसमें ही कश्तकारी होती होगी, मतलब इनसे मिलती जुलती होगी। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बामियान में ईसवी सन आरंभिक वर्षों में चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की बात हो रही है जो बामियान में थी, जो ईसवी के आरंभिक वर्षों में चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। हाल में कट्टरपंथियों ने इसे नष्ट कर दिया। किसको? बुद्ध की मूर्ति को। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक जमा रहा। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की बात हो रही है जो अफगानिस्तान में 7वीं सदी तक जमा रहा है या डटा रहा। इस सदी में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्त कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 7वीं सदी तक रहा होगा। 7वीं सदी के बाद मुसलमानों ने इस धर्म को अपदस्त कर दिया, मतलब इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया।
आगे देखते हैं यहाँ से कुषाण 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 शासन के विस्तार के फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राकृतिक भाषा मध्य एशिया में फैली थी। फ्रेंड्स, कुषाण शासन में जो विस्तार से खरोष्ठी लिपि लिखी गई थी उसकी प्राकृतिक भाषा मध्य एशिया में भी फैली, जहाँ ईसा की 4वीं सदी में अनेक प्राकृतिक अभिलेख और पांडुलिपियां मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत के आसपास तक रही। ठीक फ्रेंड्स, मध्य एशिया की बात बताई जा रही है कि बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत तक आसपास रही। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि ऊपर बताया अभी। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं बर्मा को छोड़कर, यहाँ से है बर्मा को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक फ्रेंड्स, बर्मा को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के जरिए हुआ। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि बर्मा देश को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण के जरिए हुआ। ठीक फ्रेंड्स, मतलब बर्मा को छोड़ने जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश पड़ते हैं ना, वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार का मुख्य कारण कौन थे? ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मणों के जरिए हुआ। बर्मा के पेंगू और मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, बर्मा के पेंगू और मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये दो प्रसिद्ध जगह हैं बर्मा के अंदर। आगे देखते हैं। भारत ने पहली सदी में इंडोनेशिया जावा के साथ, जिसके प्राचीन भारत के लोग स्वर्णद्वीप कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, भारत ने ईसा की पहली सदी में इंडोनेशिया यानी कि जावा के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग स्वर्णद्वीप कहते थे। किसको? इंडोनेशिया को। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर बताया है ना स्वर्ण भूमि कहलाता था ये। घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए किन्होंने? भारतीयों ने। तो ये इंडोनेशिया को भारत के लोग कहते थे स्वर्णद्वीप। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ भारतीय बस्तियाँ सबसे पहले 56 ईस्वी में कायम की गई। ठीक फ्रेंड्स, सब 56 ईस्वी में बनाई गई होंगी भारतीय बस्तियाँ। आगे देखते हैं। जब चीनी यात्री, ठीक फ्रेंड्स, जब चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में जावा गया तो वहाँ उसने ब्राह्मण धर्म को फैला पाया। ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी। ठीक फ्रेंड्स, जब फाहियान वहाँ गया था ना इंडोनेशिया, तो वहाँ उसने ब्राह्मण धर्म को फैला पाया। और ईस्वी के सन की आरंभिक बस्तियों में पल्लों ने। आगे देखिए फ्रेंड्स। कालाक्रमण के सभी श्री विजय राज्य के रूप में स्थापित हुए। ठीक फ्रेंड्स, कालाक्रमण में वे सभी श्री विजय राज्य के रूप में स्थापित हुए, जो राज्य 5वीं सदी से 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। इनकी बात हो रही है, इनको पल्लवों की बात हो रही है। इन्होंने यहाँ बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। कालाक्रमण में वे सभी श्री विजय राज्य के रूप में स्थापित हुए, जो राज्य 5वीं से 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा राज्य था? वो कालाक्रमण था। और किसने राज्य स्थापित किया था? तो पल्लवों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हिंद चीन में, जो अब वियतनाम, कंपूचिया और लाओस के रूप में बट गया। ठीक फ्रेंड्स, हिंद चीन की बात हो रही है। हिंद चीन में कौन कौन पड़ता था? वियतनाम, कंपूचिया और लाओस के रूप में बट गया। ये 3 देश आते होंगे उस टाइम हिंद चीन के अंडरगत। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीयों ने कम्बोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। कम्बोज यथार्थ आज के कंपूचिया का शक्तिशाली राज्य 6वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। उसके शासक सैब थे। ठीक फ्रेंड्स, कंपूचिया राज्य के कंप्यूचिया राज्य क्या कहते हैं? कंप्यूचिया राज्य था, ये 6वीं सदी में स्थापित हुआ था। शक्तिशाली राज्य था और उसके शासक थे सैब। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कम्बोज, उन्होंने कम्बोजों को संस्कृत विद्या का केंद्र स्थल बनाया। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने कम्बोजों को संस्कृत विद्या का केंद्र स्थल बनाया, जहाँ असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि नहीं, असंख्य अभिलेख माने कि अनगिनत अभिलेख। ठीक फ्रेंड्स, इनकी संख्या में असंख्य बताई गई। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कम्बोज के निकट चंपा, जिसमें उत्तरी वियतनाम और सीमा पट्टी सहित दक्षिणी वियतनाम शामिल थे। ठीक फ्रेंड्स, कम्बोज के अतिरिक्त ये अंग की राजधानी थी चंपा, इसको याद रखना। कम्बोज के निकट चंपा में जिसमें उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी पर सहित दक्षिणी वियतनाम शामिल है, व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बनाई। चंपा का राजा भी सैब था। ठीक फ्रेंड्स, चंपा को जो राज करता हुआ राजा, वो भी शैव धर्म से संबंधित था। उसकी राजकीय भाषा संस्कृत थी।
यह देशों और यह देश यह देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए संसार, ठीक है ना, ये संसार लिखा हुआ है। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। ठीक है, यह सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ। इस पर बौद्ध की 436 चित्र उत्कीर्ण है। ठीक फ्रेंड्स, ये उत्कीर्ण लिखा हुआ है, ये पेंसिल से मार्क करना भूल गया मैं। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये निर्माण क्या कहते हैं, इस पर बौद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण है इस मंदिर पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कंपुचिया में अंकोर वाट का मंदिर बोरोबुदुर से भी बड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों पर अंकित है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीसीएस में कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, तो वो था मंदिर, ये वाला क्या कहते हैं, बोरोबुदुर का जो मंदिर था ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। इस मंदिर की दीवारों पर कई बार ये क्वेश्चन बना है कि किस मंदिर की दीवारों पर भारत में रामायण और महाभारत की कृतियाँ दिखाई देती हैं, तो वो था अंकोर वाट का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ये कंपोजिया में पड़ता है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया ना। अंकित है। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाटक खेलती है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इंडोनेशिया में रामायण इतनी फेमस है कि वहाँ की जो जनता है ना, इस पर लोक आधारित नाटक खेलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इंडोनेशिया भाषा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत केंद्र शब्द हैं। ठीक फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की जो भाषा है भाषा, ठीक फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का नाम है भाषा। तो इंडोनेशिया में अनगिनत शब्द संस्कृत शब्द हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो इंडोनेशिया की भाषा है भाषा, तो इस भाषा में अनगिनत संस्कृत शब्द मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कहना चाह रही है ये लाइन। आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व एशिया में इन क्षेत्रों को दिए गए दक्षिण पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों को दिए गए नाम स्वर्णभूमि और, ठीक फ्रेंड्स, स्वर्णभूमि किसको कहा जाता था, तो अभी बताया था ना ऊपर, इंडोनेशिया वगैरह का जो इलाका पड़ता था। स्वर्णभूमि और स्वर्णद्वीप स्वयं सूचित करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सूचित करते हैं कि भारतीय वहाँ सोना की खोज में जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई गई। अभी पीछे मैंने बताया था ना कि इंडोनेशिया जो जावा द्वीप था ना, तो उसे भारतीय लोग स्वर्णद्वीप कहते थे। और ये स्वर्णद्वीप स्वयं समुचित करते हैं कि भारतीय लोग वहाँ पर ना इन देशों में, यानी कि इंडोनेशिया के जो ये द्वीप वगैरह हैं, स्वर्णद्वीप वगैरह, तो यहाँ भारतीय लोग सोने खोजने के लिए गए होंगे। यही बात बताई जा रही है कि इंडोनेशिया के स्वर्णद्वीप स्वयं सूचित करते हैं कि भारतीय लोग वहाँ पर सोने की खोज में गए थे। आगे देखते हैं। भारतीयों ने, यहाँ से देखिए, भारतीयों ने यूनानी और रोमन से सिक्का डालना सीख लिया। ठीक फ्रेंड्स, भारतीयों ने यूनानी और रोमन से सोने का सिक्का डालना सीखा था। चीनियों से रेशम पैदा करना सीखा। इंडोनेशिया से पान की बेल लगाना सीखा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चीन से रेशम, ये तो मैंने बता ही दिया। सोने का सिक्का डालना सीखा था यूनानियों से और रोमन से। ठीक फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं। जो ये पान की बेल लगानी सीखी थी ना, ये सीखी थी इंडोनेशिया से। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार कपास उगाने का कौशल भारत से चीन और मध्य एशिया गया। ठीक फ्रेंड्स, भारत ने कपास लगाना सिखाया होगा चाइना वालों को, और फिर मध्य एशिया के तब ये कला फैल गई। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 31 की तरफ, प्राचीन से मध्यकाल की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं सामाजिक संकट और भूमि वितरण। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक संकट क्या था और भूमि वितरण कैसे होता था, भूमि अनुदान के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भूमि अनुदान के शासन पत्र सदन बताते हैं कि देवता मुख्यतः राजाओं को पुण्य प्राप्त करने की कामना रहती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो भूमि अनुदान वगैरह होती थी वो शासन पत्र यानी कि सदन बताते हैं कि देवता, ठीक फ्रेंड्स, सदन बताते हैं कि दाताओं, ठीक फ्रेंड्स,
ये शासन पत्र बताते कि दाता मुख्यतः राजाओं को पुण्य प्राप्त करने की कामना होती थी और दान पाने वाले मुख्यतः भिक्षुओं और पुरोहितों को धार्मिक अनुष्ठान चलाने की थी फ्रेंड्स। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो राजा वगैरह भूमि दान वगैरह देते थे ना, तो वो इस वजह से देते थे कि राजा को पुण्य की प्राप्ति हो। यहाँ लिखा है ना, राजाओं को पुण्य प्राप्त करने की कामना रहती थी और दान पाने वाले जो भिक्षु और पुरोहित वगैरह होंगे तो उनको धार्मिक अनुष्ठान चलाने की लालसा रहती होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, जब वर्ण अपने अपने नियत कर्मों से विमुख होने लगे। ठीक है, जब वर्ण अपने अपने कर्मों से विमुख होने लगे, निचले वर्ण उच्च वर्ण बनने लगे और उनके कर्मों को अपनाने लगे, अर्थात वे कर चुकाना और सेवा करना छोड़ने लगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, सेवा करना छोड़ने लगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस लिखा हुआ है, इसको प्राणों में कलयुग बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कि जो वर्ण थे ना, जो वर्ण व्यवस्था वगैरह थी, यहाँ बताया जा रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो वर्ण व्यवस्था अपने मतलब निचले वर्ण से ऊपरले वर्ण में शिफ्ट होने लगे होंगे और उनके कर्मों को अपनाने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, और कर चुकाना और सेवा करना छोड़ने लग गए होंगे। तो इस अवस्था को पुराणों में कलयुग बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पीछे भी पढ़ाया आपको। बताया गया है पुराणों में जिन भागों का प्राणों के जी क्या कहते हैं प्राणों के जिन भागों में इसका चित्रण किया गया है उसका समय तीसरी चौथी शताब्दी रखा गया। ठीक है, जब ये कलयुग के बारे में बताया गया तो कौन सी सदी में, तीसरी और चौथी सदी में। आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, मनुस्मृति जो लगभग इसी समय की है बताती है कि शूद्रों और वैश्यों को अपने अपने कर्मों से विचलित नहीं होने देना चाहिए था। ठीक है, मनुस्मृति में बताया गया कि जो शूद्र वगैरह थे ना, इन्होंने अपने मतलब कर्म वगैरह छोड़कर उच्च वर्ण के लोगों के कर्मों को अपना लिया था। यहाँ देखिए, उनके कर्मों को अपनाने लगे, अर्थात कर्ज वगैरह चुका नहीं पा रहे थे तो इन्होंने अपने कोई बता रही है कि मनुस्मृति बताती है कि शूद्रों और वैश्यों ने अपने अपने कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भूस्वामियों का उदय। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे भूस्वामियों का उदय। तो भूमि अनुदान की यह प्रथा 5वीं सदी में तेजी पकड़ गई। इस प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों को सारे कर चुकाने की छूट के साथ भूमि दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो भूमि अनुदान करने की जो प्रथा 5वीं सदी में मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही होगी आगे। इस प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों को जो भी भूमि दान में दी जाती थी उनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। वही लिखा है, कर चुकाने की छूट के साथ भूमि दी जाती थी, मतलब टैक्स थोड़ा बहुत लगता होगा इन पर और कभी कभार तो पूरा ही माफ हो जाता होगा ब्राह्मणों पर। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर पहली लाइन देख ली है, भूस्वामियों का अनुदान। ठीक फ्रेंड्स, भूस्वामियों का उदय देख लिया, पहली लाइन वो थी। अब दूसरी लाइन यहाँ से देखते हैं। मौर्य काल में छोटे से बड़े तक सभी अधिकारियों का वेतन समानतः नगद चुकाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी लाइन ये है, मौर्य काल में छोटे से बड़े अधिकारियों का वेतन नगद चुकाया जाता था। अब तीसरी लाइन यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने लिखा भी हुआ है। अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा राज्य नियंत्रित क्षेत्र को संकुचित कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा को राज्य नियंत्रित क्षेत्र को संकुचित कर दिया। ये बात बताई जा रही है कि जब से इनको भूमि वगैरह दान में दी जाने लगी होगी तो राज्य मतलब संकुचित, मतलब राज्य की सीमा घटती जा रही होगी। ठीक फ्रेंड्स, संकुचित कर दिया था, सिकोड़ दिया था एकदम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इन सब के फलस्वरूप राजा के प्रभुत्व। ठीक फ्रेंड्स, इन सब के फलस्वरूप राजा के प्रभुत्व क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी पैदा हुए। ठीक फ्रेंड्स, जैसे वगैरह ये भूमि वगैरह अधिकारियों को दान दे रहा होगा तो राजा का जो राजपाट है वो सिकुड़ता जा रहा होगा और इसी कारण जिन पे ज़्यादा भूमि वगैरह होती जा रही होगी तो ये राजा के प्रभु प्रभुत्व के क्षेत्र को हड़पते जा रहे थे और यही भूस्वामी बन गए आगे जाके। ठीक फ्रेंड्स, भूमि हड़प हड़प के, यानी कि एक तरफ से आप सैलरी भी ले रहे हो, सैलरी में भूमि दी जाती थी और थोड़ी बहुत जो भूमि बचती होगी उसको ये हड़प लेते होंगे। तो ऐसे ये भूमि वगैरह ज़्यादा होगी तो इनसे भूस्वामियों का उदय हुआ, ऐसे भूस्वामी पैदा हुए। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे यहाँ से नई कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, नई कृषि अर्थव्यवस्था को देखेंगे। ये भूस्वामी खुद ठीक फ्रेंड्स, ये भूस्वामी खुद खेती ना करके, यहाँ लिखा हुआ है, ये भूस्वामी खुद खेती ना करके उन किसानों या बटाईदारों को सौंपा जाता था जो जमीन से जुड़े तो थे पर कानूनन वे उनके हकदार नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स,
ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से बात हो जाइए वे गोस्वामी जो खुद खेती नहीं करते थे, मतलब अपनी खेती को बटाई पर या ठेके पर दे देते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन है। ठीक फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन मैंने पढ़ा दी है, लेकिन इस जो ये जब श्री क्या कहते हैं, जो ये हेडिंग है ना, नई कृषि अर्थव्यवस्था, इसकी दूसरी लाइन है ये। तो इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहली लाइन पे लेके चलता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, पहली लाइन यहाँ से है, ये लिखा है ना पहला, 5वीं 6ठी सदियों से ही बड़े पैमाने पर गांव ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि 5वीं 6ठी सदियों से ही बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को दान वगैरह दिए जाते थे गाँव। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरी लाइन पे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ है दूसरी लाइन, ये भूस्वामी। ठीक फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण वगैरह जो भूस्वामी बन गए थे ना, ये भूस्वामी खुद खेती ना करके उन किसानों और बटाईदारों को दे देते थे। ठीक फ्रेंड्स, बटाईदारों को सौंपा जाता था जो जमीन से जुड़े होते थे, लेकिन कानूनन उनके हकदार नहीं होते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण लोग की बात हो रही है कि अपनी जो भी भूमि वगैरह इनको राजा से मिलती होगी वेतन में या दान में, तो वो खुद खेती नहीं करते थे, उनको किसानों पर बटाई पर सौंप दिया जाता था। और जो जमीन के छोटे से टुकड़े, जमीन के साथ जुड़े तो होते थे, लेकिन कानून उनके मालिक वगैरह नहीं होते थे। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई जा रही है बटाई व्यवस्था वगैरह, जो ठेकेदारी प्रथा है, बटाईदारी, जो आज भी हमारे कई राज्यों में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ से। 7वीं सदी में गया नालंदा के अभिलेख और शिल्पियों और किसानों को से कहा गया कि वे वेतन वाले गांवों को नहीं छोड़ें। ठीक फ्रेंड्स, 7वीं सदी में गया और नालंदा के अभिलेखों में शिल्पियों और किसानों से कहा गया कि वे दान वाले गांवों को ना छोड़ें। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे व्यापार का ह्रास और प्राचीन नगरों का पतन कैसे हुआ था। तो आगे चलते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार 3री सदी में ही समाप्त हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, इंडिया की बात हो रही है। जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार 3री सदी में समाप्त हो गया था। ईरान और बेंजोटियम के साथ रेशम का व्यापार 6ठी शताब्दी के मध्य में आकर बंद हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस्लाम का उदय होने के पूर्व काल में अरब लोगों ने वास्तविक में भारत में निर्यात व्यापार को लगभग पूरा हथिया लिया था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए जैसे ये इस्लाम वगैरह के लोग आए होंगे, तो अरब लोगों ने भारत का जो पूरा निर्यात व्यापार था पूरा हड़प लिया था। आगे देखते हैं। देखिए, भारत के माल के लिए विदेशों में बहुत कम बाजार रह गया था। मतलब भारत का माल विदेशों के बाजारों में बिक नहीं रहा था, मतलब इतनी वैल्यू खराब हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, विदेशों के बाजार में कम रह गया था, इसलिए उन नगरों में रहने वाले शिल्पी और बड़े देहात चले गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब माल कुछ बिकेगा ही नहीं, तो वहाँ के जो व्यापारी वगैरह होंगे, तो वो शहर नगरों में रहते थे, वो शहर में आके देहात में आके बसते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए शिल्पी मतलब बड़े जो बनिए थे वो देहात चले गए और वहाँ जाकर खेती करने लगे। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में रेशम बुनकर की एक टोली पश्चिमी समुद्र तट को छोड़कर मालवा के मंदसौर में आ बसी और रेशम की बुनाई छोड़कर दूसरे पेशे में लग गई। इस वजह से क्या हो गया, नगरों का ह्रास और व्यापार का ह्रास हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर भारत के गंगा के मैदान में वैसे स्वतंत्र किसान माने जाते थे, परंतु गांव अनुदानों ने उनके और राजा के बीच भूस्वामियों को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है। उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में जो वैश्य थे ना, वो स्वतंत्र किसान माने जाते थे, परंतु ग्राम अनुदानों मतलब गाँव को दान में देने की जो प्रथा थी ना, उस प्रथा ने, ग्राम अनुदानों ने उनके और राजा के बीच भूस्वामियों को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो गाँव वगैरह राजा दान देता था, तो ऐसे दान पान करने में ना, जो इनके बीच में बिचौलिए मतलब भूस्वामी को लाकर खड़ा कर दिया इस प्रथा ने। ठीक फ्रेंड्स, जिससे वैश्यों की हैसियत वहीं की वहीं और शूद्र जिससे वैश्यों की हैसियत वही हो गई जो शूद्रों की थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो वैश्य वगैरह किसान खेती करते होंगे, तो इनकी हालत शूद्रों जैसी हो गई थी, मतलब बिल्कुल गुलामों जैसी। शूद्र कौन थे, तो ये सब हमने पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल में। आगे देखते हैं 5वीं सदी। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 5वीं से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 5वीं से 7वीं सदी तक ब्राह्मणों को उत्तर भारत में बुला बुलाकर भूमि का अनुदान किया जाता रहा। अंतर्ब्राह्य क्षेत्रों में हम केवल दो वर्ण पाते हैं, ब्राह्मण और शूद्र। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 5वीं से 7वीं सदी तक ब्राह्मणों को बुला बुलाकर भूमि, इनको गांव वगैरह दिए जाते होंगे। अंत हम बाह्य क्षेत्रों में केवल दो वर्ण पाते हैं, ब्राह्मण और शूद्र। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से 6ठी सदी में हुए ब्राह्मईर नामक जोशी
ने निवास गृहों का आकार 4, ठीक फ्रेंड, जो 6ठी सदी के जो जोशी थे ब्राह्मण, इन्होंने निवास गृहों का आकार 4, आगे देखते हैं, 4 वर्णों में अलग अलग बताया है, ठीक फ्रेंड, सबको वर्ण देखेंगे। आगे देखते हैं 7वीं सदी के बाद अनगिनत जाति उपजातियां पैदा हुई। पूर्व मध्यकाल का एक पुराण बताता है कि वैश्य वर्ण की स्त्री के निम्न वर्ण के पुरुष के संयोग से हजारों वर्ण संस्कारें उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स। ये 7वीं सदी में अनेक जातियां और उपजातियां पैदा हो गई। और पूर्व मध्यकाल में एक पुराण बताता है कि जो वैश्य वर्ण की स्त्री थी ना, वो निम्न वर्ण के पुरुष के संयोग से हजारों वर्ण संस्कारों की उत्पत्ति हुई। ठीक फ्रेंड्स, समझ के हो गया आप, मतलब इन दोनों में जो भी हुआ होगा तो उसकी वजह से काफ़ी वर्ण संस्कारों की उत्पत्ति हो गई थी, हजारों। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ भूमि अनुदान पाकर ब्राह्मण बस गए, वहाँ के जनजातीय लोग ब्राह्मण समाज में शामिल कर लिए गए और उन्हें अधिकतर लोगों को शूद्र और मिश्रित जाति का मान लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि जो जनजातीय लोगों को भूमि दान में पाकर जहाँ बस गए थे ना, उनको ब्राह्मण मान लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जनजातीय लोगों को ब्राह्मण समाज में शामिल कर लिया गया। और आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मण समाज में शामिल कर लिए गए थे और अधिकतर लोगों को शूद्र और मिश्रित जाति मान लिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्षेत्रीय पहचान। तो देखिए 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास देश के कई सांस्कृतिक इकाइयों का उदय हुआ, जो बाद में असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में रचित कई जैन ग्रंथों में 18 प्रमुख जनगणों अथवा राष्ट्रीय समूह की चर्चा की गई है। ठीक फ्रेंड्स, 8वीं सदी में रचा गया था ये जैन ग्रंथ। इसमें 18 जनगणों यानी कि उपराष्ट्र समूह की चर्चा की गई है। 9वीं सदी में आकर नाटककार विशाख दत्त कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आचार व्यवहार, वेशभूषा और भाषा वाले लोग बसते थे। ठीक फ्रेंड्स, 9वीं सदी का जो ये विशाख दत्त है, ये कहता है विभिन्न क्षेत्रों में आचार विचार, वेशभूषा और भाषा बोलने वाले लोग बसते थे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना। आप देखेंगे साहित्य को। ठीक फ्रेंड्स, साहित्य में देखते हैं क्या क्या था। ईसा की 7वीं सदी में हम पूर्वी भारत में बौद्ध कृतियों और बंगला, असमिया, मैथिली, उड़िया और हिंदी के उद्भव का मंद आभास पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, साहित्य की बात हो रही है। ईसा की 7वीं सदी में हम पूर्वी भारत में बौद्ध कृतियों में बंगला, असमिया, मैथिली, उड़िया और हिंदी का उद्भव का मंद आभास पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में हिंदी बहुत कम बोली जाती होगी, वो बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं। इसी काल में जैन प्राकृतिक की रचनाओं में गुजराती, राजस्थानी का आरंभ दिखाई देता है। दक्षिण में तमिल तो सबसे पुरानी भाषा थी, लेकिन कन्नड़ का उद्भव इसी समय आरंभ हुआ, जबकि तेलुगु और मलयालम बहुत बाद में विकसित हुए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्षेत्रीय लिपियों को 7वीं सदी में और उसके बाद प्रमुखता मिली। जो क्षेत्रीय लिपि वगैरह होंगी तो उनमें 7वीं सदी के बाद प्रमुखता मिली होगी। ठीक फ्रेंड्स, 7वीं सदी में प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी लिपि विकसित हो गई थी। 7वीं सदी में मतलब प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी लिपि विकसित हो गई थी। आगे देखते हैं। शासक वर्ग ईसा की 2री शताब्दी से ही संस्कृत का प्रयोग करते आ रहे थे। संस्कृत गद्य और पद्य की अलंकृत शैली 7वीं सदी से ही जोर पकड़ गई। ठीक फ्रेंड, जो शासक वर्ग वगैरह थे वो संस्कृत भाषा बोलते होंगे, प्रयोग करते आ रहे थे। संस्कृत की गद्य और पद्य अलंकृत शैली 7वीं सदी में ही जोर पकड़ गई। ठीक फ्रेंड्स, गद्य में शब्दाडंबर की प्रकाष्ठा बाणभट्ट की कृतियों में देखी जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से हो गया था ना, बाणभट्ट की कृति में देखी जा सकती है। आगे चलते हैं। अरे मध्यकाल में प्राचीन ग्रंथों में टीकाएं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मध्यकाल में प्राचीन ग्रंथों में टीकाएं संस्कृत, पाली और प्राकृतिक मूल ग्रंथों पर 5वीं से 18वीं सदी के बीच लिखी गई थी। ठीक फ्रेंड्स, जो ये मूल ग्रंथों पर टीकाएं लिखने की संस्कृत, पाली और प्राकृतिक मूल ग्रंथों में 5वीं सदी से 18वीं सदी के बीच लिखी गई। ठीक फ्रेंड, इनमें केवल धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ ही नहीं, बल्कि पाणिनि का व्याकरण, गृहसूत्र, शल्पसूत्र और चिकित्सा तथा दार्शनिक ग्रंथ भी शामिल है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पाली ग्रंथों पर की गई टीकाओं को अट्टकथा और प्राकृतिक मूल पाठों की गई टीकाओं में चूर्ण भाष्य और निरुक्ति कहते हैं। ठीक फ्रेंड, जो ये
मूल ग्रंथों पर जो टीका लिखने की कलाएं वगैरह शुरू हुई थी तो उसमें पाणिनि व्याकरण ग्रह सूत्र स्वरूप सूत्र, ठीक फ्रेंड्स, चिकित्सा आदि भी ग्रंथ भी शामिल थे। पाली ग्रंथों में ही नहीं बल्कि टीकाओं को अष्टकथा और प्राकृतिक मूल पाठों की गई टीकाओं को चूर्ण अथवा चूर्ण भाष्य और निरुक्ति कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 600 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच अनेक विधि ग्रंथों की भी रचना हुई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं देवी अनुक्रम। ठीक फ्रेंड्स, देवी अनुक्रम को देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देवी अनुक्रम को देखते हैं। 7वीं-8वीं सदियों में मूर्ति और मंदिरों का निर्माण की शैली हर प्रदेश में अलग अलग हो गई। विशेषकर दक्षिण भारत में प्रस्तर मंदिर का क्षेत्र बनाया गया। ठीक फ्रेंड्स, बताया जा रहा है 7वीं-8वीं सदी में मंदिर निर्माण की शैली मतलब हर प्रदेश में अलग अलग हो गई और दक्षिण भारत में तो बहुत अच्छे मंदिर बनाए गए होंगे, वही बात बताई जा रही है। विशेषकर दक्षिण भारत में प्रस्तर मंदिरों का क्षेत्र बन गया बड़े पैमाने। आगे चलते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से जो दक्षिण भारत में बहुत ही अच्छे मंदिर बने होंगे तो प्रस्तर मंदिरों का क्षेत्र बन गया था दक्षिण भारत। आगे देखते हैं देवताओं, ये देवताओं को लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देवताओं की कहाँ से प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर बनने लगी, आगे देखते हैं। गुप्त काल में देवमाला में देवताओं का स्थान उनकी श्रेष्ठता के क्रम से दिया जाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गुप्त काल में जो देवमाला था ना तो उसमें देवताओं का स्थान उनके मतलब क्वालिटी के हिसाब से दिया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, श्रेष्ठता के क्रम से दिया जाने लगा। विष्णु, शिव और दुर्गा ये 3 प्रमुख देवता के रूप में गृहीत हुए और कई अन्य देवता और देविकियां उनके अधीन या गौण देवता माने जाने लगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो रही है कि कुछ लोग हमारे पड़ोस में पागल हो गए, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, शोर वगैरह ज़्यादा मचा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है शिव, विष्णु, शिव और दुर्गा ये 3 प्रमुख देवता के रूप में संग्रहित हुए और कई अन्य देवता और देविकाएं इनके अधीन देवताओं के रूप में माने जाने लगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हम ब्रह्मा, गणपति, विष्णु और शक्ति और शिव इन 5 देवताओं का पूजन प्रचलित पाते हैं जो सम्मिलित रूप से 5 देवता कहलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये 5 देवता थे, इनकी पूजा होती होगी तो इन 5 के सम्मिलित को 5 देवता कहा जाने लगा होगा। किसी अन्य देव और देवी की किसी अन्य देव या देवी की प्रमुख मंदिरों में स्थापना किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है मुख्य देवता शिव। ठीक फ्रेंड्स, मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देव या देवी के मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और चारों ओर जो बड़े 4 गौण मंदिरों में 4 अन्य देवता रखे जाते थे। ऐसे मंदिर को पंचायतन कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, बताता हूँ अभी डिटेल में। जो ये 5 देवता थे ना पंचदेव कहलाता था। तो इनमें से ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य देवता था ना, मान लो शिव जी का मंदिर बीच में रहता था, सेंटर में शिव जी थे, तो एक मंदिर इधर इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस पे, एक इस पे। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई जा रही है कि मुख्य में शिव जी वगैरह का देवता होगा, उनको रखा जाता है। मुख्य मंदिर शिव जी का बीच में बनाया जाता है, उसके चारों कोनों पे 4 अन्य देवता रखे जाते थे। वो बात बताई जा रही है। ये देखिए, मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवी के रूप में मंदिर में स्थापित किया जाता था और इसके चारों ओर बने 4 गौण मंदिरों या 4 अन्य देवता रखे जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। सेंटर में शिव जी, फिर इस कोने पे किसी और का मंदिर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई जा रही है और इस शैली को पंचायतन शैली कहते थे। वैदिक देव इंद्र, वरुण या यम का दर्जा घट गया और वे लोकपाल की कोटि में आ गए। ठीक फ्रेंड्स, जो वैदिक काल में जो ये इंद्र और वरुण प्रमुख देवता थे ना, तो इनका दर्जा इस टाइम घट गया होगा और ये लोकपाल की कोटि में आ गए। आगे देखते हैं जैन, शैव और वैष्णव। ठीक फ्रेंड्स, जैन, शैव, वैष्णव आदि का संगठन भी श्रेणीबद्ध हो गए और 5 पंक्तियों में बट गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये तो हो गया ना, जैन, शैव और वैष्णवों को का भी संगठन श्रेणीबद्ध हो गए और ये 5 पंक्तियों में बट गए थे, यानी 5 पार्ट में। सबसे ऊपर की पंक्ति आचार्य को मिली जिसका अभिषेक इसी तरह होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपर की पंक्ति आचार्य को मिली जिसका अभिषेक उसी तरह होने लगा जिस तरह राजा का। ठीक फ्रेंड, उसके नीचे उपाध्यक्ष, उपासक आदि होते थे। ठीक फ्रेंड्स, 7वीं सदी में भक्ति संप्रदाय देश भर में फैल गया। ठीक है ना, आप देखेंगे भक्ति संप्रदाय, तो भक्ति संप्रदाय 7वीं सदी में देश भर में फैल गया। भक्ति का अर्थ होता है अपने आराध्य देव को सब कुछ समर्पित कर देना और उनके प्रति फल
में केवल आराध्य देव की कृपा प्राप्त करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ताकि सामंतवाद का रंग इस देश पर दीर्घकाल तक जमा रहा, इसलिए भारतीय लोकचार की भक्ति की भली भांति जम पाई। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से, क्योंकि समतावाद का रंग देश में दीर्घकाल तक जमा रहा, इसलिए भारतीय लोकचार में भक्ति की जड़ें भली भांति जम पाई। ठीक फ्रेंड्स, नीचे देखते हैं। तंत्रवाद। ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में धर्म का क्षेत्र तांत्रिक संप्रदायों का फैलना सबसे बड़ी घटना था। ठीक है, यहाँ तांत्रिक लोगों की बात होगी। तो आगे देखते हैं। तंत्र मार्ग व स्त्री और शुद्ध दोनों के लिए खोला। तंत्र मार्ग का द्वार स्त्री और शुद्र दोनों के लिए खुला था। ठीक है, इसमें जो जादुई अनुष्ठान प्रमुख थे, ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास से इन्हें सुव्यवस्थित करके तांत्रिक ग्रंथों के रूप में लिखा जाने लगा। ठीक है, जो तंत्र विद्या की बात बताई जा रही है, इसका रास्ता या गेट शूद्रों और स्त्रियों के लिए खुला था और इसमें जादू माया का अनुष्ठान होता था। ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास इन्हें सुव्यवस्थित करके तांत्रिक ग्रंथों में लिखा जाने लग गया था। ठीक है, किसको? तंत्र विद्या। आगे देखते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य धन संपत्ति आदि की प्राप्ति था। आदि व्याधियों से विमुक्ति था। ठीक है, मतलब जो भी तांत्रिक वगैरह थे वो धन संपत्ति वगैरह लेते होंगे और उन्हें आदि और व्याधि, मतलब जो भी उनका दुख दर्द वगैरह होता होगा उनसे विमुक्ति देते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसा वगैरह लेके, जो आज के टाइम पे भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह बस स्टैंड पे या बसों में वो स्टिकर चिपका देते हैं ना, कि मनचाहा प्यार पाएं, जादुई माया देखें, अपने दुश्मन को तड़पता हुआ देखें, ऐसा कुछ लिखा होता है उस बाबा खान बंगाली वगैरह वगैरह, जो भी, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तंत्र मार्ग जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव संप्रदायों में घुस गया। 7वीं सदी से लेकर मध्यकाल में तांत्रिक मार्ग जमा रहा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि तंत्र मार्ग बौद्ध, शैव और वैष्णव संप्रदाय में भी घुस गया था। 7वीं सदी से लेकर सारे मध्य भारत में तंत्र काल मार्ग जमा रहा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नीचे सारांश वगैरह है, ये हमें पढ़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 2 चैप्टर आज मैंने इकट्ठे करवाए। इसके बाद 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी 1-2 दिन में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी वजह से फिर ये हमारी बुक खत्म हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, सिर्फ 32 और 33 चैप्टर रह जाएंगे। 2 चैप्टर वो मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक फ्रेंड्स, सब कोई लोग चिल्ला रहा है तो मैं उससे तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो सिर्फ अपना काम कर सकता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, कई लोग पीछे चिल्ला रहे थे, बात वगैरह कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे आपस में, तो इट डजेंट मैटर अबाउट द पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो आप थोड़ा उसे इग्नोर करना, बस जो मैंने पढ़ाया है आप उसी पर ध्यान देना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व भी हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रहा था, कुछ असामाजिक तत्व वगैरह भी हैं जो आप मान लो काम करोगे तो आपको कुछ अच्छा भी कहेंगे, लेकिन कुछ बुरा कहने वाले भी होंगे, बट हमें उन बुरे लोगों की बात नहीं सुनना है। ठीक फ्रेंड, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे ताकि मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरी माइंड की कंसंट्रेशन वगैरह भंग हो। तो इट डजेंट मैटर। ठीक फ्रेंड्स, उसे आप इग्नोर करना, क्योंकि समाज में ऊंच नीच, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला तो चलता ही रहता है, बट हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा फोकस रखना है अपने काम पर। चाहता तो मैं वीडियो रोक भी सकता था, क्योंकि वीडियो आधे से ज़्यादा बन चुकी थी, फिर मुझे दोबारा पूरे नए तरीके से वीडियो बनानी पड़ती, इसलिए वजह से मैंने रोकी नहीं वीडियो, क्योंकि मैंने अपने माइंड की, इस रेल ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, रेल चली गई है, तो मैं ये कह रहा था, चाहता तो मैं वीडियो रोक भी सकता था, पर अगर वीडियो रोकने का मतलब ये है कि मुझे शुरू से पहले चैप्टर से, मतलब चैप्टर नंबर 30 से 31 से फिर वीडियो बनानी पड़ती, तो इसलिए वजह से मैंने अपना माइंड कंसंट्रेट रखा, अपना फोकस वीडियो पर रखा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना जो मैं कहना चाहता हूँ, और ये रेल तो बीच बीच में आ जाती है, इस वजह से मैं वीडियो रोक देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय विथ योर आंसर। तो ठीक फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस 2 दिन में ये हमारी बुक खत्म हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 31 तक देख लिया है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो एक ही दिन में मैं करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।